गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम हमारा सेकंड चैप्टर मृदा संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने मृदा संसाधन की जो संरक्षण की विधियां थी उसमें मल्च बनाना, वेदिका फार्म है, समोच्च रेखीय जुताई है, रक्षक में इकलाएँ हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम समोच्च रेखीय रोधिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। यानी कि रोधिकाएँ बनाने के लिए इसके ऊपर पत्थर, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। यानी जो रोधिकाएँ बनाई जाती हैं उनके सामने जल एकत्रित करने के लिए खाई बनाई जाती है। जैसे कि इस क्रियाकलाप के अंदर दिखा रखा है कि किस प्रकार से जो पानी है वो यानी एक ही आकार की और वह 2 ट्रे लेते हैं। इस ट्रे के अंत में एक छेद बनाते हैं 6, यानी बराबर मात्रा में मृदा भरते हैं। फिर ट्रे की मृदा को खाली छोड़ देते हैं पहली वाली। फिर बाद में बी की ट्रे में घास उगाते हैं और वो कुछ ऊंची हो जाती है, तो उसके अंदर दोनों ट्रे ऐसे बराबर ऊंचाई से एक और से मग से जल डालते हैं। दोनों ट्रे के छेद निकलने वाले पंकिल जल को 2 अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे में कितनी मृदा बह गई। तो ये क्या होता है, मृदा का कटाव होता है कि किस प्रकार से मृदा जो है वो यानी उसका क्षरण होता है। अब देखिए चट्टान बांध, यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, यानी वर्षादोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है, जिससे कि मृदा का संरक्षण हो सकता है। इसके बाद में अब हम जल के बारे में पढ़ेंगे। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, यानी कि लगभग 75% भाग के ऊपर जल पाया जाता है, इसलिए इसे जल ग्रह कहना उपयुक्त है। इसी कारण से जो हमारी प्लेनेट है उसको ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा जल पाया जाता है 75% भाग के ऊपर। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पेड़, पौधे और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी उसके अंदर खारापन पाया जाता है जिससे वो मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। लवण जल केवल 2.7% ही है, यानी जो जिसको प्योर वाटर कहते हैं, शुद्ध पानी जो होता है, ताज़ा पानी, वो केवल 2.7% भाग पर ही पाया गया है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ़ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर हैं। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यानी जो जल होता है 70% भाग जो है पानी का, वो अंटार्कटिका, उसमें महाद्वीपों के अंदर ग्रीनलैंड महाद्वीप और पर्वतीय प्रदेश है उसमें बर्फ़ के रूप में पाया जाता है। केवल 1% जल जो है अलवण उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए काम में आता है। यह भौम जल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवायु के रूप में, जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। यानी जलवाष्प जो है वो हल्की होकर के और वापस हवा में उड़ जाती है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। यानी पृथ्वी के ऊपर जो जल पाया जाता है उसको हम ना तो बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं, और इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविध प्रतीत होती है, यानी विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। यानी पानी जो है वो एक जगह के पे इकट्ठा नहीं होता, यानी उसका पुनर्चक्रण होता रहता है और वो गतिशील होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र भी कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन की प्रक्रिया में भी करता है। यानी देखिए मनुष्य के विभिन्न प्रकार के जल के उपयोग हैं। जो एक मनुष्य जो है प्रतिदिन लगभग 135 लीटर जल का उपयोग करता है, जैसे कि पीने के लिए 3 लीटर जल है, खाना बनाने के लिए 4 है, नहाने के लिए 20 लीटर है, शौचालय के लिए 40 लीटर है, वस्त्र धोने के लिए भी 40 लीटर है।
बर्तन धोने के लिए 20 लीटर है, बागवानी 23, इसलिए कुछ जो जल है वो कुल जल 135 लीटर है जो प्रति मनुष्य उपयोग में आता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है। यानी जल का उपयोग जो है कृषि के अंदर भी, उद्योगों के अंदर भी, बांधों के अंदर भी, विद्युत उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। इसी कारण से यानी कि जल का उपयोग अधिक किया जाता है। अब देखिए जल उपलब्धता की समस्याएं हैं कि जल जो है वो बहुत ही कम % भाग पे पाया जाता है। देखिए विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है, यानी विश्व के अधिकांश ही ऐसे कुछ भाग हैं जिनमें जल की बहुत ही कमी पाई जाती है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिणी अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। वे ऐसे देश हैं जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ता है। यानी कि इस प्रकार के जो देश हैं वो इस प्रकार के जलवायु प्रदेशों में स्थित होते हैं जहाँ पे लगभग सूखा पड़ता है, उनमें जलाभाव की समस्या अधिक बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणाम स्वरूप हो सकता है। अतः अति उपयोग और जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। इसलिए हमें यानी प्रदूषण जो है जल के अंदर वो कम से कम फैलाना चाहिए ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए जल उपलब्ध हो सके।